Hello friends, this is Aarti. Welcome to my channel Learn and Grow with Aarti मैम। सो फ्रेंड्स, अभी सॉरी मैंने जो है लाइव क्लास लेने की कोशिश की थी, बट स्क्रीन जो है आई डोंट नो व्हाई बहुत छोटी नज़र आ रही थी। ठीक है, मतलब मेरी तरफ से सब कुछ क्लियर था, बट मैंने जब मेरे सिस्टम में देखा तो वहाँ पे जो वीडियो बहुत छोटी नज़र आ रही थी। और कुछ स्टूडेंट लाइव भी थे तो उन्होंने भी देखा होगा, स्क्रीन सच में बहुत छोटी नज़र आ रही थी और नहीं पता मुझे क्या रीज़न है। सो इसीलिए मैंने उसको हटा दिया वहाँ से। लाइव मैंने वो क्लास नहीं, ये वाली क्लास नहीं ली और अब मैं इसको रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ, बिकॉज़ एक-एक नंबर आपके लिए बहुत कीमती है। सो मैंने उस पे रिस्क नहीं लिया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आपका लेवल 3, ठीक है, पीजीटी। तो इसका जो है हम सीडीपी सेक्शन करेंगे, ठीक है। और ये आपका 2022 वाला एग्ज़ाम है। 2023 वाला मैं पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों लेवल की सीडीपी जो है डिस्कस कर चुकी हूँ। यदि आप में से किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जाकर चेकआउट कर लीजिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम में प्रीवियस ईयर। अगर आपने एक बार देख लिया तो आप उसे 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। जितना ज़्यादा आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, मैं सच बता रही हूँ, उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप खुद एग्ज़ाम में फ़ील करेंगे कि कितने सारे क्वेश्चन आपको मिक्स मैच नज़र आ रहे हैं। इन्हीं टॉपिक्स में से वो क्वेश्चन बनेंगे फॉर श्योर, ठीक है। अगर किसी अदर टॉपिक से बनता भी है, वैसे तो बनेगा नहीं, तो इससे कोरिलेट करेगा वो, ठीक है ना? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मेरा चैनल है वो बेसिकली आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए है, ठीक है? उसमें आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स भी हैं और आपके अदर एग्ज़ाम्स भी हैं। जो कॉमन पार्ट आपका रहता है, टीचिंग की बात करें तो आपकी साइकोलॉजी मतलब सीडीपी और आपका हिंदी और इंग्लिश ये मैं करवाती हूँ। और अगर आप बात करें अदर एग्ज़ाम्स की तो वहाँ पे हिंदी, इंग्लिश आपको वहाँ पे भी हेल्प करेगी, ठीक है? अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कम मिलेंगी बट जितनी मिलेंगी उतनी काम की मिलेंगी, ठीक है। तो बिना देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जिसमें प्रश्नों का कठिनाई स्तर क्रमशः बढ़ता है तथा समय कारक गौण रहता है, गौण होता है। तो देखिए यहाँ पे क्लियर आपको नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे बात हो रही है किसकी, कठिनाई स्तर, स्तर की बात हो रही है, ठीक है। और जो समय कारक है ना वो आपका गौण है, यानी कि यहाँ पे टाइम की बात नहीं हो रही है। जब टाइम की बात होती है तो वो आपका होता है स्पीड टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे लेवल्स की बात हो रही है, तो लेवल आपका आता है किसमें, पावर टेस्ट में, ठीक है। आई होप आप ये बात आपको बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको टाइम दिखाई दे, ठीक है, कि टाइम बढ़ता है इस तरह से, तो वो आपका स्पीड टेस्ट में आता है। और आपका जब लेवल की बात करता है तो वो आपका पावर टेस्ट में आता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, और ये सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा बता रही हूँ आपको, सच में इसको मिस मत कीजिएगा। एक शिक्षण अधिगम व्यू रचना जिसमें विभिन्न योग्यता स्तर वाले विद्यार्थियों के छोटे समूह किसी विषय की अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सीखने की गतिविधियों का उपयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप्स की बात हो रही है, ठीक है। और वो सारे ही जो हैं किसी सब्जेक्ट को लेकर अपनी एक समझ बनाने के लिए अलग अलग तरह की जो है एक्टिविटीज़ का यूज़ कर रहे हैं। तो वो किस में आएगा, मल्टी सेंसरी लर्निंग, बिल्कुल भी नहीं। मल्टी सेंसरी लर्निंग बेसिकली क्या होता है, जब अलग अलग सेंसेस का यूज़ करके लर्निंग होती है तो उसे मल्टी सेंसरी लर्निंग कहते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है टीम टीचिंग। टीम टीचिंग में क्या होता है, जब दो टीम्स या एक टीम से ज़्यादा जब है टीम जो है आपस में, अगर बेसिकली बात करें हम, एक टीचर के अलावा मतलब दूसरा टीचर भी उसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, टीम टीचिंग कहते हैं, ठीक है। जब मतलब कुछ ग्रुप्स जो है अगर बात करें वो टीम बनाकर जब काम करते हैं तो उसे हम टीम टीचिंग कहते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग, तो बिल्कुल कोऑपरेटिव लर्निंग ही इसका आंसर है, क्योंकि कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है, इसमें भी ग्रुप बनाया जाता है और ग्रुप बनाकर ही जो है एक दूसरे का एक दूसरे का मतलब हेल्प करते हैं और उससे वो सीखते हैं, ठीक है। और उसके बाद है आपका फोर्थ, फोर्थ क्या है आपका, प्रोग्राम लर्निंग, ठीक है। तो ये भी नहीं है। प्रोग्राम लर्निंग में क्या होता है बेसिकली, प्रोग्राम लर्निंग में जो है एक तरह से हम बात करें कि होता ये भी किसी एक्टिविटी के थ्रू है,
ठीक है। बट ये आपका इसमें ग्रुप लर्निंग सॉरी हम बात करें कि अलग अलग ग्रुप बनाकर जो है उस तरह से इसमें नहीं होता है। ठीक है। और प्रोग्राम लर्निंग की बात कौन करते हैं, ये आपके स्किनर करते हैं। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स बीच में बताए जाते हैं इन्हें आप नोट करते जाइए, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इन्हीं पॉइंट से निकल जाए। अब बात आती है आपकी स्प्रेंजर का व्यक्तित्व वर्गीकरण व्यक्तित्व आकलन के किस उपागम से संबंधित है। ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि ये कौन सा सॉरी कौन सी अप्रोच है इसके लिए। ठीक है। पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए। तो देखिए, आपने प्रीवियस ईयर भी लगाए होंगे। ठीक है। सॉरी अगर मैं बात करूं, आप अगर पहले से पढ़ रहे हैं तो आपने डीएड बीएड में भी पढ़ा होगा। ठीक है। तो ये जो है आपका ये टाइप अप्रोच के अंदर आता है। ठीक है। टाइप अप्रोच के अंदर आता है। अगर हम ट्रेट अप्रोच की बात करें तो ट्रेट अप्रोच की बात करते हैं आपके आलपोर्ट। ठीक है। आलपोर्ट करते हैं आपकी। तो यहाँ पे हमें बताना था स्प्रेंजर का। तो स्प्रेंजर किसकी बात करते हैं, ये इसकी टाइप अप्रोच की बात करते हैं। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ गुड मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा है जो जिससे बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य जो है आपको ठीक नजर नहीं आता आ रहा है। कौन सा लक्षण है वो। तो काल्पनिक दुनिया में रहना। ठीक है। ख्याली पुलाव पकाना, अपने आप ही सोचते रहना कि हाँ मेरे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, ये सब होगा वगैरह होगा। ठीक है। अगला देखते हैं, जीवन में संतुलन। बिल्कुल, जो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य वाले हैं वो बिल्कुल अपने जीवन में जो है संतुलन बनाए रखते हैं। अपनी क्षमताओं और सीमाओं का ज्ञान होता है, बिल्कुल होता है। उन्हें जो है अपने क्या उनके अंदर पोटेंशियल है, उनका क्या लिमिटेशंस है, उन्हें उसकी नॉलेज होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है। फ्री फ्रॉम अनडिजायरेबल वरीज। ठीक है। और बेवजह की चिंताओं से वो बहुत मुक्त होते हैं। ठीक है। उन्हें नहीं टेंशन होती इस बात की कि हाँ ये होगा तो क्या होगा वगैरह वगैरह। वो मतलब अपनी लाइफ को काफ़ी इंजॉय करते हैं जो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य वाले लोग हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट क्या है आपका, नेगेटिव आपका काल्पनिक दुनिया में रहना। ये आपका क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है और नेगेटिव ही आपसे पूछा था। यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जब एक किशोर अपने माता पिता पर क्रोध दिखाने में असमर्थ होता है, ठीक है, तो वह अपना क्रोध अपने छोटे भाई बहन पर प्रकट कर देता है। यह किस प्रकार का रक्षात्मक युक्ति का एक उदाहरण है। ठीक है। तो ये किस प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म है। तो देखिए, अगर हम बात करें ऑप्शंस की, फर्स्ट आपका दमन, जिसे आप रिप्रेशन कहते हैं। तो दमन में क्या होता है, इच्छाओं को दबाया जाता है। क्लियर। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन आपका होता है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इस टाइप की बात कि मतलब हाँ ये काम मैं कर सकता था बट ये मेरे लायक नहीं है। ठीक है। इस तरह से। उसके बाद आपका आता है प्रतिगमन। प्रतिगमन क्या होता है, प्रतिगमन होता है आपका कि पीछे की अवस्थाओं में लौट जाना। ठीक है। ये आपका क्या होता है, प्रतिगमन होता है। और अब आपका फोर्थ क्या है, अब फोर्थ आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ही आपका राइट आंसर है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में होता है अपना गुस्सा किसी और पर उतार देना। जो कि आपने घरों में मम्मियों को भी देखा होगा, झगड़ा पापा से हुआ है बट बच्चे पिट जाते हैं उस बात में। ठीक है। अ, और इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल स्कूल्स में आप टीचर्स को देख लिए, टीचर अगर घर से परेशान है तो ऑब्वियसली वो गुस्सा जो है बच्चों पर उतार देता है, जबकि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम्पल इसके अंदर आते हैं। और एक एग्जाम्पल और है इसका, जो आपने देखा होगा भाग मिल्खा भाग, उसमें तो उसमें क्या था, उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि इसकी इस एनर्जी को ना किसी कहीं और लगा देते हैं, कहीं और डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं। और वहाँ पे उसने पार्टिसिपेट किया और उस एनर्जी को उसने वहाँ पे यूज़ किया। तो वो एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना की वह मूलभूत इकाई जो किसी संज्ञानात्मक व्यवहार के क्रियान्वयन में मदद करती है, तो क्या कहलाती है। तो देखिए, ये क्वेश्चन इतनी बार डिस्कस हो चुका है, आप सबने भी पढ़ पढ़ कर आप भी परेशान हो गए होंगे इसको। मूलभूत इकाई की बात कर रहा है। ठीक है। जो किसके द्वारा किसके किसके बारे में, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में। तो आप उस यूनिट के बारे में बहुत भली भांति जानते हैं। वो यूनिट क्या होती है आपकी, स्कीमा होती है। ठीक है। जिसमें चीज़ों को स्टोर किया जाता है, जिसमें जितनी भी एक्टिविटी होती है वो सारी स्टोर होती हैं।
ठीक है, अपनी एक समझ बनाते हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? वो इसी यूनिट के अंदर होती है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका संवेगात्मक बुद्धि को 4 क्षेत्रों में संवेगों के साथ तर्क करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संवेग को देखने, इसे विचार में एकीकृत करने, इसे समझने और इसे प्रतिबंध करने। संवेगात्मक बुद्धि की यह परीक्षा परिभाषा किसने दी थी? तो बेसिकली संवेग के बारे में ये बात किसने कही है, यहाँ पे ये बात आपसे पूछी गई है। तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है कि जो आपकी ये जो स्टेटमेंट होती हैं, तो स्टेटमेंट देखिए आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कहाँ से आएगी, ठीक है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जितने भी आप जो प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं अब हम, इनमें जो-जो स्टेटमेंट आपके सामने आती जाती है, इसको आप अपने स्कीमा में ऐड करते जाइए, ठीक है? मतलब इन्हें आप लर्न करते जाइए क्योंकि अगर आप अदर कहीं से याद करेंगे तो कोई इस बात की श्योरिटी नहीं है कि वहाँ से ही आपको ये स्टेटमेंट्स मिल सकती हैं और ये 1-2 नंबर की मुश्किल से मिलेगी, मुश्किल से अदरवाइज़ तो नहीं मिलेगी, ठीक है ना? तो ये बात अब किसने कही थी? ये बात की थी आपकी किसने? मेयर एवं पीटरस्लॉवे ने, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन आपको 1-2 ज़रूर मिलेगा, तो इसके लिए आपका शॉर्टकट यही है कि जो भी आपके प्रीवियस ईयर है ना, उन्हें ही आप लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सी अभिवृत्ति मापन की एक प्रत्यक्ष विधि नहीं है? तो यहाँ पे आपसे बात कर रहा है कि डायरेक्ट मेथड की, ठीक है? तो जो आपका मेज़रमेंट ऑफ एटीट्यूड है, डायरेक्ट मेथड पूछ रहा है, उसका कौन-सा नहीं है? तो देखिए, आपका जो इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, वो आपका डायरेक्ट होता है, बिल्कुल होता है। जो आपका क्वेश्चनेयर होता है, प्रश्नावली होती है, वो भी आपकी डायरेक्ट होती है और ऑब्जर्वेशन भी आपका क्या होता है, डायरेक्ट होता है। बट इनडायरेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्शन आपका इनडायरेक्ट होता है, ठीक है ना? और यही आपसे पूछ रहा था ये कि क्या डायरेक्ट यहाँ पे नहीं होता है? नहीं होता है मतलब इनडायरेक्ट होता है, ठीक है ना? तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एक घोड़े को पानी के पास ले जाया जा सकता है, किंतु पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह कथन थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम की सत्यता प्रकट करता है? तो देखिए थॉर्नडाइक जो है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये आपका 2023 में भी पूछा गया था, 2021 में भी पूछा गया है, 22 में भी पूछा गया है, फॉर श्योर 24 में भी पूछा जाएगा। तो इसे भी आप ज़रूर कर लें। जो इसके मेजर प्रिंसिपल्स हैं, वो कौन से हैं? ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और जो इसकी गुण है, वो भी आपको पता होना चाहिए, गुण कौन से हैं, क्लियर? तो यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है कि एक घोड़े को आप पानी के पास तो ले जा सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती पिला नहीं सकते हैं। जैसे आप खुद का ही एग्ज़ाम्पल लीजिए, आपके पास बहुत सारा खाना है, लेकिन आपको भूख ही नहीं है। जब आपको भूख ही नहीं है, तो आप उस खाने को खा कैसे सकते हो? चाहे वो कितना ही टेस्टी खाना क्यों ना रखा हो, राइट? तो ये क्या है? ये है आपका लॉ ऑफ रेडीनेस। क्लियर? जैसे अगर आप क्लास में जा रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए और बच्चे सीखने के लिए रेडी ही नहीं हैं, तो आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए वो सीख नहीं सकते। पहले आपको उन्हें रेडी करना पड़ेगा सीखने के लिए। पहले उन्हें तैयार करना पड़ेगा कि वो आपकी बात को सुन पाएँ, ठीक है? तभी आप उनको कुछ पढ़ा पाएँगे, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये बात किसकी हो रही है? आपकी लॉ ऑफ रेडीनेस की बात हो रही है, ठीक है? तो इसके मेज़र कौन से हैं? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज़ और लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। ये मेज़र हैं, ठीक है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन-सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो देखिए, ये अगेन जो है जो टीजीटी वाला है, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है? तो मैंने पिछली वीडियोज़ में ही बताया था, इन्हीं के ऑप्शन में से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो आप तीनों लेवल का ज़रूर देख कर जाएँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? तो देखिए, फर्स्ट है आपका बेसिक लेवल, सेकंड मेमोरी लेवल, थर्ड अंडरस्टैंडिंग लेवल और फोर्थ रिफ्लेक्टिव लेवल। तो बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे जो लेवल ऑफ टीचिंग है वो कौन सा नहीं है बताना है। तो देखिए आपका मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है और रिफ्लेक्टिव लेवल है, बट बेसिक कोई भी इस प्रकार का लेवल नहीं है। और ये तीनों किस किस ने दिए हैं ये भी आप फटाफट कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ठीक है? और बाकी मैं भी बता रही हूँ, और जिन्हें नहीं पता है तो प्लीज़ प्लीज़ नोट कर लेना क्योंकि आप टीजीटी में भी देखेंगे इसी क्वेश्चन को, और बिल्कुल ये अभी आने वाले एग्जाम में भी बिल्कुल आपको मिल सकता है,
ठीक है। और नहीं तो आपसे इन्हीं में से पूछ लेता है, मेमोरी लेवल किसने दिया, अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया, रिफ्लेक्टिव लेवल किसने दिया, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो मेमोरी लेवल आपका किसने दिया है, ये आपका दिया है हर्बर्ट ने। अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया है, ये आपका दिया है मॉरिसन ने। और फोर्थ लेवल आपका, ये सॉरी, रिफ्रैक्टिव लेवल जो कि हाईएस्ट लेवल माना जाता है, ये किसने दिया है, आपका हंट ने दिया है। ठीक है, तो आई होप ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉनफेन ब्रेनर के पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत का भाग नहीं है। अगेन ब्रॉनफेन ब्रेनर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इससे भी क्वेश्चन आपको, आप देख रहे हैं अपने प्रीवियस ईयर मेरे साथ कर रहे हो आप, तो ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है। और ये इसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है, अगर आपके पास टाइम हो तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि पक्का यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और एक एक नंबर का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक एक मार्क्स से रह जाते हैं, तो जितनी ये छोटी छोटी चीज़ें आपको मिले ना, उन्हें आप अपने उन्हें लर्न करते जाएं, उन्हें सीखते जाएं। और इन टॉपिक्स को लर्न नहीं किया जा सकता बेसिकली, जितना आप इन्हें पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, अपने आप ही आपके दिमाग में ये सेट होते चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, माइक्रो बिल्कुल है, मैक्रो भी है, मीजो भी है, बट माइनर तो कोई टाइप नहीं है। ठीक है ना, माइनर कोई भी टाइप ऐसा नहीं है। क्लियर। ट्वेल्थ है आपका, संवेग एवं मूल प्रवृत्ति के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए, इमोशंस एंड बेसिक इंस्टिंक्ट ये दिया किसने था। संवेग एवं मूल प्रवृत्ति ये किसके द्वारा दी गई, ये बताइए मुझे। कोई बात नहीं, बाद में बता दीजिएगा, कमेंट कर देना। ठीक है, तो ये दिया है मैकडूगल ने। क्लियर। अब पहले तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछता था कि ये किसने दिया है, सिंपल क्वेश्चन आता था मैकडूगल ने दिया है, बट अब जो है अंदर से आ रहा है, डीप से आ रहा है। तो इसने जो है 14 इमोशंस की बात की थी, बेसिक इंस्टिंक्ट की बात की थी। ठीक है, कौन से संवेग में जो है कौन सा आपका इंस्टिंक्ट होता है, तो इन्होंने इसकी बात की थी, ये 14 थे कंप्लीट। ठीक है, तो इनमें से कोई 3 तो सही है और एक गलत है, तो वो गलत ही हमें बताना है। तो देखिए, जब आपके अंदर फियर होता है, आप डर होता है, तो आप उस डर से भागने की कोशिश करते हैं, है ना, बिल्कुल ऐसा होता है। उसके बाद जब वंडर, आश्चर्य होता है, तो उसमें क्या होता है, क्यूरियोसिटी पैदा होती है ऐसा कैसे हुआ, कब हुआ, तो जानने की इच्छा पैदा होती है। ठीक है, और ओनरशिप में क्या होता है, अधिकार में क्या होता है, बिल्कुल संग्रह होता है, कलेक्शन होता है। बट एंगर में आपका रिपल्शन बिल्कुल भी नहीं होता है। रिपल्शन आपका होता है किस, बेसिकली किसके लिए, घृणा के लिए यूज होता है ये। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर है। रिपल्शन आपका यूज होता है डिस्गस्ट के लिए। क्लियर। ये आपका किसके लिए यूज होता है, आपका यूज होता है, ये रिपल्शन यूज होता है आपका किसके लिए, डिस्गस्ट के लिए। तो एंगर किसके लिए यूज होता है, एंगर यूज होता है कॉम्बैक्ट के लिए। अब ये कॉम्बैक्ट क्या होता है, ये भी जानिए आप। ये कॉम्बैक्ट क्या होता है, कॉम्बैक्ट बेसिकली होता है युद्ध प्रियता, यानी कि जो लोग युद्ध करना पसंद करते हैं, तो जिन्हें ज्यादा गुस्सा आता है वो लड़ने के लिए उतारू तो रहते हैं हमेशा। यस और नो, बिल्कुल यस। जिन्हें ज्यादा गुस्सा आता है उन्हें, उनसे आप किसी भी टाइम लड़ लो, वो तैयार रहते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर कौन सा संवेग होता है, कॉम्बैक्ट होता है। ठीक है, चलिए, सॉरी, कौन सा बेसिक इंस्टिंक्ट होती है, कॉम्बैक्ट होती है। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों का सामाजिक विकास करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो सामाजिक विकास करने के लिए, तो देखिए, सामाजिक विकास करने के लिए क्या करेंगे आप, सामाजिकरण पर चर्चा करेंगे, क्या उससे हो जाएगा। आगे देखिए, सामाजिक मूल्यों पर निबंध प्रतियोगिता, क्या ही फर्क पड़ेगा उससे। सामाजिक संबंधों पर वृत्त चित्र बनाना, सोशल रिलेशंस का डॉक्यूमेंट्री तैयार करना, बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो यहाँ पे क्या खास बात रहेगी, यहाँ पे रहेगा सामूहिक गतिविधियों का आयोजन करने से, उसी से होता है, उसी से बच्चे का जो है सोशल डेवलपमेंट जो है होता है। ठीक है, ये बिल्कुल मोस्ट अप्रोप्रिएट तरीका जो बिल्कुल माना जाता है। जितना बच्चा एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगा, एक्टिविटीज करेगा ग्रुप में, उतना ही उसका सोशलाइजेशन होगा। ठीक है, आप उसको बिठा कर लिखने के लिए कुछ दे दोगे, या फिर कुछ, जा बेटा कुछ और तैयार कर ले, ठीक है, डिस्कशन कर लो, ऐसे नहीं होता है। ये तरीका सबसे बेस्ट है।
और बेस्ट पूछा था, तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपका मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार सम्मान की आवश्यकता किस प्रकार की आवश्यकता है? तो मैस्लो की जो नीड हायरार्की है उसमें ये पूछ रहा है कि जो एस्टीम नीड है, ठीक है, वो किस प्रकार की है? तो एस्टीम नीड पर्सनल होती है, इंटेलेक्चुअल होती है, इमोशनल होती है, कैसी होती है? तो जो एस्टीम नीड है ना, जो सम्मान है, सम्मान की आवश्यकता कहाँ होती है? बेसिकली पर्सनल ही होता है, आपको मतलब अपने आप से ही आपको सम्मान चाहिए। ये इंटेलेक्चुअल या इमोशनल है? बिल्कुल भी नहीं, ये समाज सोशल है, ठीक है, ये समाज में चाहिए आपको, है ना, समाज में आपको रिस्पेक्ट चाहिए, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बाकर मेहंदी के सृजनात्मक परीक्षण से संबंधित नहीं है? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन क्लियर हुआ कि जो बाकर मेहंदी टेस्ट है वो किसका टेस्ट है? वो क्रिएटिविटी का टेस्ट है। क्लियर? तो इनके टेस्ट में अगर हम बात करें असाधारण उपयोग संबंधी कार्य, हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। युग्मों के मध्य नवीन संबंधों से संबंधित कार्य, ऐसा भी होता है। उत्पाद सुधार संबंधित कार्य, ऐसे भी होते हैं। बट पूछो एवं अनुमान लगाओ संबंधी कार्य, ये कार्य इस टाइप के बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो पूछा ही नहीं था और यही नहीं है, तो राइट आंसर भी आपका यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में सही नहीं है? ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में कौन सा आपका स्टेटमेंट ठीक नहीं है, वो आपसे ये पूछ रहा है। तो कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः समान नहीं हो सकते, बिल्कुल सही बात है भाई, नहीं हो सकते, ठीक है ना। इनफैक्ट हम बात करें जो ट्विंस होते हैं ना, ट्विंस, वो भी पूरी तरह समान नहीं होते हैं, उनमें भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, है ना। कितनी सारी आपने मूवीज देखी होंगी, मूवीज में ही देखा होगा। और अगर अगर आपने, बिल्कुल हो सकता है आपने सच में भी देखा हो कि आसपास हो जाते हैं ट्विंस वगैरह, तो वहां भी देखा हो आपने। तो दो ट्विंस भी बिल्कुल सेम नहीं हो सकते, तो यहाँ पे तो बाकी लोगों की बात हो रही है, तो वो तो कैसे हो ही सकते हैं, नहीं हो सकते। व्यक्ति विभिन्नताएं अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है ना। अलग अलग एरिया से संबंधित होती है, बिल्कुल अलग है। किसी और एरिया का बच्चा किसी प्रकार का होगा, किसी और एरिया का बच्चा किसी प्रकार का होगा, बिल्कुल है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं विकास के विभिन्न आयामों को प्रभावित करती है, बिल्कुल। जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो बाकी डायमेंशंस को भी अफेक्ट डालते हैं उस पर, ठीक है। हाँ, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अब ये लास्ट क्या कह रहा है, व्यक्ति विभिन्नताएं केवल आनुवंशिकता के कारण होती है? नहीं भाई, ऐसा कैसे कर सकते हो कि आप कि केवल हेरिडिटी के कारण होती है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आपका एनवायरमेंट भी उसमें उतना ही भागीदार होता है, ठीक है। तो पूछा ही नहीं था और यही आपका नहीं वाला ऑप्शन है, तो यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व अध्ययन की शील गुण विधि के जनक कौन कहे जाते हैं? तो अभी पीछे भी क्वेश्चन आया था, तभी मैंने आपको बताया। अब आप खुद इसका आंसर बताइए कि कौन है, बता सकते हैं आप? फादर ऑफ ट्रेड थियरी, अभी मैं पीछे बता के आई हूँ आपके प्रीवियस क्वेश्चंस में। तो आलपोर्ट कौन है? आलपोर्ट हैं आपके बेसिकली क्या, आपके ट्रेड थ्योरी के, अगर हम बात करें, इसके फादर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, संप्रेषण कौशलों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सूचना प्राप्त करने हेतु सही है? तो देखिए, सूचना प्राप्त करने हेतु यानी कि रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, आप रिसीव किससे करते हो इन्फॉर्मेशन को? सूचना आपको कैसे प्राप्त होती है? या तो कोई आपको कुछ बताता है, कोई आपको कुछ बताएगा, तो आप क्या करेंगे? सुनेंगे, सुनकर, ठीक है ना, सुनकर। और कैसे, और कैसे आप किसी भी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं? पढ़कर, न्यूज़पेपर पढ़कर, बुक्स पढ़कर, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ आपको पढ़कर, यानी कि या तो आप सुनकर ले सकते हैं किसी भी बात को, इंफॉर्मेशन को, या फिर पढ़कर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड ऑप्शन में है आपका, ये राइट आंसर है, ठीक है। एक प्रोडक्टिव स्किल आपसे पूछी जाती है, तो वो क्या होती है? उसमें क्या होता है, आप प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो वो आप कैसे करेंगे? आप अपनी बात कैसे बताएंगे सरल भाषा में? तो या तो आप बोलकर बताएंगे और या फिर आप लिख कर बताएंगे, ठीक है ना। तो ये आपके प्रोडक्टिव स्किल्स होते हैं। आई होप
इट्स क्लियर। नेक्स्ट है, त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? तो सबसे पहले तो ये बताइए आप कि त्रितंत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? क्लियर, आई होप आपने बता दिया होगा। तो त्रितंत्रीय सिद्धांत दिया था स्टर्नबर्ग ने। ठीक है, तो इसमें से बताना है आपको कि कौन सा एक बुद्धि का प्रकार नहीं है। नहीं है आपको बताना है। तो देखिए, अगर हम बात करें, एनालिटिकल बिल्कुल है, क्रिएटिव बिल्कुल है, प्रैक्टिकल बिल्कुल है, बट थियोरेटिकल तो कोई भी नहीं है, सैद्धांतिक तो कोई भी बुद्धि का प्रकार नहीं है। और पूछा ही आपसे नहीं था। ठीक है, अब है कोलबर्ग के सिद्धांत अनुसार यह किस तरह की नैतिकता है जब नैतिकता में स्वीकृत नैतिक सिद्धांत सम्मिलित हो जाते हैं। तो किस में हो जाते हैं कि बच्चा जब मतलब खुद ही अब वो खुद मानने लग जाता है कि हाँ, ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। ठीक है, जैसे कई जगह अगर हम बात करें कि कोई रूल सब पे लागू होता है, और बट उन रूल को अगर किसी कंडीशन में तोड़ा जाए तो वो गलत नहीं है। जैसे अगर बात करें, रेड लाइट है, रेड लाइट को क्रॉस करना गलत है, बट अगर एम्बुलेंस है, इमरजेंसी है, एम्बुलेंस उसको क्रॉस करके जा सकती है। ठीक है, तो ये किस उसमें आता है? तो ये आपका लास्ट वाली स्टेज में आता है, लेवल पे आता है, जो कि पोस्ट कन्वेंशन लेवल होता है आपका। क्लियर? तो ये लेवल्स जो हैं, मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, जो प्रीवियस ईयर अभी हमने किए हैं 2023 वाले, पीआरटी में भी, टीजीटी में भी, पीजीटी में भी, तीनों लेवल के जो 6 स्टेजेस हैं उनको बहुत अच्छे से मैंने बताया है। ठीक है, तो अगेन अभी यहाँ पे हम दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके लिए। तो यहाँ पे लास्ट लेवल आपका क्या है? पोस्ट कन्वेंशनल है, और ये स्व स्वीकृत जो बिहेव होता है वो बच्चे का यहीं पे होता है। ठीक है ना? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की एक सामान्य विशेषता नहीं है? किशोर अवस्था की सामान्य विशेषता नहीं है। तो देखिए, इट इज अ ट्रांजिशनल पीरियड, बिल्कुल सही बात है ना? इट इज अ पीरियड ऑफ अनरियलिज्म, बिल्कुल सही बात है। बच्चा तो रियल रहता ही नहीं है ना? सारी बाहरी दुनिया में रहता है, ख्याली पुलाव पकाता है। इट इज अ टाइम फॉर सर्च ऑफ आइडेंटिटी, बिल्कुल एरिक्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो अपनी आइडेंटिटी को सर्च करता है, बिल्कुल सही बात है। और इट इज द थ्रेशोल्ड ऑफ पुबर्टी, यौन आरंभ की दहलीज होती है, बिल्कुल सही बात है। तो ये सारी ही बातें सही हैं, तो फिर गलत कौन सा है? इनमें से गलत कोई भी नहीं है। और इसमें जो है, एस्टेट ने आपको 1 ग्रेस मार्क्स दिया था। ठीक है ना? तो देखिए, इनमें से कोई भी नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है, एक दो क्वेश्चन हर बार एस्टेट में आपको देखने को मिल जाते हैं, और उसके जो है ग्रेस मार्क्स भी आपको मिल जाते हैं। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है, व्यक्तित्व आकलन हेतु प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था? बताइए। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। क्लियर? जो जो आपका थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है भाई, वो दिया गया है आपका मुर्रे और मॉर्गन के द्वारा। ठीक है, तो फिर भी बेलक ने क्या दिया है? बेलक ने आपका दिया है चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, और आइजिंक ने क्या दिया है? आइजिक ने दिया है बेसिकली आपके पर्सनैलिटी के टाइप्स दिए हैं। ठीक है, एंडोमॉर्फिक, इस टाइप के जो टाइप्स आपके ये इसने आइजिंक ने दिए हैं। और आलपोर्ट और कैटल अभी पीछे भी हमने बताया है। तो ये इन्होंने क्या दिया है? इन्होंने आपकी ट्रेड थियोरी दी है। ठीक है ना? इनके साथ मैंने आलपोर्ट बताया था आपको, इनके साथ कैटल भी है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है, अगर आपको स्पीड कम लग रही हो तो प्लीज इसको आप 1.5x या 2x की स्पीड पर देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आप इसको कम करके भी देख सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि स्पीड ज़्यादा होगी। हाँ, जो स्टूडेंट स्पीड में पढ़ते हैं तो उनके लिए स्पीड जो है कम हो सकती है, तो आप इसको स्पीड बढ़ाकर देख लीजिएगा, पर पूरा देखिएगा, ज़रूरी बहुत है। ठीक है, एक एक नंबर का सवाल हो जाता है। जब एक निश्चित संख्या में, ठीक है, नंबर की बात कर रहा है, जब एक निश्चित संख्या में प्रतिक्रियाओं के बाद ही अधिगमकर्ता को पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, तो यह किस प्रकार की पुनर्बल अनुसूची है? तो बताइए किस प्रकार की है? तो जब देखिए, जब आपका फिक्स्ड नंबर की बात कर रहा है,
ठीक है ना, कि मतलब एक बार आपको मिला है, एक बार आपको जो आपका रीइंफोर्समेंट मिला है 10 मार्क्स पर, फिर मिला है 20 मार्क्स पर, फिर मिला है 30 मार्क्स पर, यानी कि फिक्स्ड नंबर हैं आपके, तो वो आपका आता है फिक्स्ड रेशो के अंदर। ठीक है, और जब टाइम की बात हो, जब टाइम की बात हो तो वहां पे आपका इंटरवल होता है। ठीक है ना, और ये नंबर आपके निश्चित ना हो तो वो आपका हो जाता है वेरिएबल में, परिवर्तनशील अनुपात में। क्लियर? तो यहां से भी क्वेश्चन आपका बनता है। पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत अनुसार किशोर अवस्था है, तो देखिए पियाजे का ये जो नैतिक विकास है, इससे भी क्वेश्चन आपका बन रहा है हर बार, तो इसे भी आप जरूर करके जाएं। ठीक है, तो देखिए पियाजे जो है बेसिकली ना तो वो इसकी बात करता है ना वो इसकी बात करता है, बेसिकली वो दो ही बात करता है अपने मॉरल डेवलपमेंट में। क्या? हेट्रोनॉमस और मोरालिटी। ठीक है, तो एडोलेसेंस की बात हो रही है। तो हेट्रोनॉमस में क्या होता है, हेट्रोनॉमस में जो बच्चा सारे रूल रेगुलेशन जो है वो मानता है, ठीक है, उसे लगता है कि रूल्स चेंज नहीं होते। ठीक है, तो ये चाइल्डहुड में होता है। एडोलेसेंस में क्या होता है, ऑटोनॉमस मोरालिटी आ जाती है, मतलब बच्चे को लगता है कि ठीक है रूल रेगुलेशन सारे हैं, बट अगर किसी तरह से ये रूल रेगुलेशन जो है, अगर मतलब मान लो इनका उल्लंघन हो भी जाता है, बट मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी, तो वहां पे मुझे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे एक छोटा बच्चा है और मम्मी ने कहा कि बेटा वो सामान उठा कर देना, तो वहां बच्चा सामान उठा कर ला रहा था, वो उसके हाथ से गिर गया, तो बच्चा पूरा डर जाएगा कि मुझे पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि उसे लगा था कि ये सामान इंपॉर्टेंट है और ये मम्मी को देना है, और अब ये गिर गया। ठीक है, लेकिन यहीं पे जब एक एडोलेसेंस का बच्चा है और उससे वो कोई सामान गिर जाए, तो उसे पता है कि गलती से गिरा है, तो क्यों ही मम्मी मारेगी मुझे। ठीक है ना, तो ये दो स्टेज होती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा प्याजे के नैतिक विकास का, अदरवाइज नहीं बनेगा, क्योंकि इन्हीं दोनों बातें इन्हीं दोनों टॉपिक्स की बात इसमें करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, तो देखिए पॉजिटिवली पूछ रहा है, पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा आपकी लर्निंग को। तो मीनिंगलेस कंटेंट, तो ये तो नेगेटिव है। मीनिंगलेस, किसी का कोई तुक ही नहीं है, मतलब कुछ भी आप पढ़े जा रहे हो, तो मीनिंगलेस कंटेंट का क्या ही फर्क पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये तो बिल्कुल नेगेटिव है। लैक ऑफ मैच्योरेशन, परिपक्वता की कमी, ये भी अगेन नेगेटिव है। और आपका लैक ऑफ मोटिवेशन, आप मोटिवेट ही नहीं है तो फिर क्या ही आप लर्निंग कर सकते हो, तो ये भी आपका नेगेटिव है। बट इंफॉर्मेशनल फीडबैक, ठीक है, सूचनात्मक प्रतिपुष्टि आपको मिलती है। ठीक है, अब जैसे आप मेरी वीडियो को लगा लीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आप इसे लाइक करते हैं और अपना जो सजेशन है या फिर कुछ भी लगा लिया, अपना रिव्यू लगा लीजिए, अगर आप वो कमेंट बॉक्स में छोड़ते हैं। ठीक है, और आप नए हैं, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, तो वहाँ पे जो है मुझे फीडबैक मिल रही है, तो फीडबैक मिल रही है तो मुझे अंदर से मोटिवेशन मिलेगा, और मैं मोटिवेट होंगी तो मैं आपके लिए और वीडियोस लेकर आऊँगी। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है, मेरे पास टाइम नहीं होता है, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियो जो है आपके लिए क्रिएट कर पाऊँ, बना पाऊँ। क्लियर? आपसे मैं कुछ सीख पाऊँ और मुझसे थोड़ा बहुत आप कुछ सीख पाएँ, तो उसमें गलती क्या है? क्लियर? तो ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है, और पूछा इन्होंने पॉजिटिव था। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट है, रोहित प्रशंसा पाने हेतु दूसरों की सहायता करता है, यह एक उदाहरण है। तो देखिए क्लियर बता रहा है कि रोहित प्रशंसा पाने के लिए, ठीक है, प्रेज लेने के लिए जो है वो क्या कर रहा है, दूसरों की सहायता कर रहा है। ठीक है ना, तो ये कैसा है, कैसा मोटिवेशन है, तो ये आपका एक्सट्रिंसिक है। ठीक है, बाह्य है, इसका रीजन बाह्य है, बाहर है। जिसका रीजन बाहर होता है वो सारे आपके एक्सट्रिंसिक होते हैं, और जिसका रीजन अंदर होता है वो आपका इंट्रिंसिक होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं, अपने घरों में लगा लो, तो कुछ बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, उन्हें अंदर से ही होता है कि हाँ ठीक है मम्मी थक गई है, या फिर पापा कुछ काम कर रहे हैं, चलो मैं एक गिलास पानी दे देता हूँ उन्हें, चलो चलो मम्मी मैं आपके कुछ हाथ बटा देता हूँ, आपका हेल्प कर देता हूँ, तो उनके अपने आप से ही आता है। ठीक है, तो वो इंट्रिंसिक है। लेकिन अगर उनके मन में ये हो कि हाँ अगर मैं ऐसा करूंगा या करूंगी तो मम्मी मुझे
या तो कुछ चॉकलेट या कुछ और देगी, या फिर मुझे अच्छा बच्चा बोलेगी, इस तरह से होगा, तो वो रीजन बाहर है, तो वो एक्सट्रिंसिक होता है। ठीक है ना। अभी जैसे मैंने आपको बोला था लाइक कमेंट के लिए और उसके लिए सब्सक्राइब के लिए, तो ये क्या है, ये एक्सट्रिंसिक है, इसका रीजन बाहर है। क्लियर। अब देखिए, कोई भी अभी ह्यूमन बीइंग है, तो सभी को मोटिवेशन चाहिए होता है, तो थोड़ा सा मुझे भी चाहिए। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, अगर अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज कोई जबरदस्ती नहीं है। नेक्स्ट है, एक 15 वर्ष के बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी जब उसकी मानसिक आयु ये है। तो देखिए, इसका फॉर्मूला होता है आपका मैं का इंटू 100, MA/CA इंटू 100। आप इस तरह से इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो मेंटल एज है 12। ठीक है, और उसकी क्रॉनिकल एज है उसकी 15, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 5 3 = 15, 5 2 = 10, अगेन 3 से काटेंगे, 3 4 = 12, तो 4 2 कितना हुआ 8, मीन्स 80। 80 कितना हुआ 80, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है आपका यहाँ पे फर्स्ट। क्लियर। तो इस टाइप का भी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन आपको देखने को कई बार मिल जाता है। तो अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो आप इसे इजीली निकाल लेंगे, फ्री का नंबर है। और अगर आपको फॉर्मूला लर्न नहीं है तो फिर क्या ही कर सकते हैं, है ना, पढ़ा रहे हैं तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। एक शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों की सृजनात्मकता का विकास करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, तो मतलब जो क्रिएटिव स्टूडेंट है आपका, ठीक है, तो उसके डेवलपमेंट के लिए आप इसमें से क्या नहीं करेंगे। क्लियर, मतलब जो आपके विद्यार्थी हैं उनकी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए, क्रिएटिविटी का विकास करने के लिए आप कौन सा कार्य इसमें से नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए, मौलिकता को प्रोत्साहन करेंगे, यानी कि एनकरेज करेंगे उनकी ओरिजिनलिटी को, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। ठीक है, भय को दूर करेंगे, ये बात बिल्कुल सही है ना, रिमूवल करेंगे उनके फियर का, बिल्कुल सही है। फ्रीडम करेंगे उनको रिस्पॉन्स देने के लिए, ये बात भी बिल्कुल सही है। आप सारी चिंतन का परिहार करेंगे, अवॉइड करेंगे उनके डाइवर्जेंट थिंकिंग को, तो यही यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, अलग अलग दिशाओं में सोचना। ठीक है, तो जितना बच्चा चिंतन करेगा, जितना वो सोचेगा समझेगा, उतना क्या होगा, क्रिएटिविटी उसकी बढ़ेगी ना, कम थोड़ी होगी। और ये कह रहे हैं उसको अवॉइड कर देंगे, तो ये पॉइंट गलत है, और गलत ही आपसे पूछा था, तो राइट आंसर आपका यही है। नेक्स्ट है, विकास जो केंद्र से परिधि की ओर बढ़ता है तो क्या कहलाता है। तो देखिए, जो केंद्र से परिधि की ओर बढ़ता है उसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमा डिस्टल। क्लियर। और जो सिर से पैर की तरफ होता है उसे कहते हैं हम सेफेलिक कॉर्डल। तो स से सिर, स से सेफेलिक, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। और केंद्र से परिधि, प से परिधि, प से प्रॉक्सिमा डिस्टल, इसको इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये भी बता दीजिए कि ये कॉन्सेप्ट किसका है। यस प्लीज, बिल्कुल, चलिए इसे आप कमेंट कर देंगे। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन, भूख एवं प्यास किस प्रकार का अभिप्रेरक है। तो देखिए, भूख और प्यास, हंगर और थर्स्ट किस प्रकार का है, क्या ये बाह्य है, क्या कोई और कहता है बेटा खा ले तब आप खाएंगे, है ना, या फिर ये सोशल है, सामाजिक है, या फिर ये एक्वायर्ड है, क्या है ये। तो भाई ये आपका आंतरिक है, ये आपका इंट्रिंसिक है। भूख, प्यास, नींद, काम, विश्राम, ये सब क्या है, ये आपके इंट्रिंसिक है। आपको अंदर से फील होता है मुझे प्यास लगी, मुझे पानी पीना है, मुझे भूख लगी, मुझे खाना खाना है। आपको अंदर से फील होता है, ना कि किसी किसी के कहने से। आपने जस्ट खाना खाया हो और फिर आपको कोई कह दे कि लो खाना खा लो, तो क्या आप खा पाएंगे, बिल्कुल नहीं खा पाएंगे, क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है, आपको भूख नहीं है। तो भूख आपका क्या है, आपका इंट्रिंसिक है। प्यास इंट्रिंसिक है, नींद इंट्रिंसिक है। ठीक है, रेस्ट आपका इंट्रिंसिक है।
इससे भी, इन मोटिव से भी आपका हर बार क्वेश्चन आ रहा है, तो इन्हें भी आप ज़रूर से ज़रूर जो है, और देखिए प्रीवियस ईयर में ही आपका अ, बहुत ज़्यादा जो टॉपिक्स हैं आपके प्रीवियस ईयर में ही आपके क्लियर हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता, और वैसे अब इतना टाइम भी नहीं है कि आप पूरे-पूरे टॉपिक जाकर देखें, तो आप जितना प्रीवियस ईयर लगाएँगे, और एक वीडियो आपने एक बार देख ली तो ज़रूरी है वो सारा आपके दिमाग में छप गया, ठीक है? तो जिस तरह से अलग-अलग तरह के बच्चे होते हैं, उसी तरह से अब आप बड़े बेशक हो गए हों, लेकिन आप में भी अलग-अलग तरह के लोग हैं, जो कुछ एक बार देखते ही समझ जाते हैं, कुछ 2 बार देखने से समझते हैं, कोई 3 बार देखने से समझते हैं। तो मेरी एडवाइस आपको यही है कि चाहे आप 2x की स्पीड पे देखिए, बट वीडियो को 2-3 बार तो ज़रूर देखिए, जिससे सारे जो पॉइंट्स हैं, वो आपके दिमाग में छप जाएँ। फिर क्वेश्चन आपका गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देखिए, आज हमने पीजीटी डिस्कस किया है, कल मैं इसका टीजीटी डिस्कस करूँगी, तो आप देखेंगे इन्हीं के ऑप्शंस में से आपका, उसमें आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पीजीटी आपका पहले वाले दिन होता है और टीजीटी आपका दूसरे वाले दिन होता है। तो ये तीनों ही लेवल अलग-अलग हैं, इनका स्टैंडर्ड भी अलग-अलग है, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं, इन्हीं के जो कॉमन की अगर हम बात करें आपके पेपर की, तो इन्हीं के ऑप्शन में से ही क्वेश्चन बनते हैं। लेवल अलग-अलग हो जाता है बस थोड़ा-सा, ठीक है? तो आई होप आपको इतनी बात ज़रूर समझ में आई होगी, ठीक है? तो अगेन, अगर आप चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लियर? वीडियो कम आती हैं, पर जितनी आती हैं, उतनी काम की आती हैं। एक भी वीडियो आपको ऐवें देखने को नहीं मिलेगी, सारी वीडियोज़ बिल्कुल आपके काम की होंगी, ठीक है? तो आई होप आपको इतनी बात क्लियर होगी, और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, किसी और का भी भला हो जाए, और सब्सक्राइब भी कर लें अगर आप चैनल पे नए हैं तो, ठीक है? और अच्छे-बुरे जैसे भी हों, कमेंट भी ज़रूर करें, क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।